दोस्तों आज का वीडियो ये सैनिक भाई जो अपने वॉलंटियर रिटायरमेंट जो वीआरएस लेके आते हैं उनके ऊपर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वीआरएस जो लेके आते हैं सैनिक भाई, वो वहाँ पर एक गणित लगा के बैठते हैं कि मेरे को इतने पैसे मिल जाएंगे, मैं इतना ब्याज आ जाएगा, ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, ये सब सोच के आते हैं। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो उनकी कंडीशन थोड़ी पुअर हो जाती है। कैसे हो जाती है दोस्तों? क्योंकि एक सैनिक 15 साल या 17 साल सर्विस करके आया, अगर वो 18-20 साल का भर्ती हुआ तो 37-38 साल तक वो घर आ गया। घर आने के बाद सिविलियन लोग ये सोचते हैं यार पता नहीं क्या लेके आया है, क्योंकि हम वहाँ गणित भाग लगाते हैं यार मेरे को इतने पैसे मिल जाएंगे। दोस्तों हमें सिर्फ गवर्नमेंट से जो मिलती है वो ग्रेजुएटी मिलती है, लास्ट 15 महीने की तनख्वाह वो हमें गवर्नमेंट से मिलती है। बाकी आपका फंड है वो आपका कटा हुआ है, आपकी छुट्टी जमा है वो आपकी है, आपका आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस है वो आपका कटा हुआ है, और आपको जो कंप्यूटेशन मिलेगा वो आपकी पेंशन बिक्री है। ये 5 चीज़ें हमें मिलती है। अब हम वहाँ हिसाब लगाते हैं, एक सैनिक मान लो उसकी 40,000 बेसिक है जब वो पेंशन आता है, सिपाही है मान लो 17 साल करके आता है, वो वहाँ पर बैठ के उसकी सैलरी कितनी होगी? 40,000 बेसिक है, उस पर 34% डीए है, तो उसके तकरीबन 40 ढाई यानी कि 4,400 ढाई 4,000 4 तिया 12 और 4 सिक्की 24, 14,800 उसका डीए लगभग होता है, और 40,000 बेसिक 54,800 होगी। अब उसको दूसरे भत्ते भी मिलते हैं, जैसे एचआरए है, राशन का है, सीए है, इस तरह लगा करके उसकी सैलरी लगभग एवरेज के अंदर 60 के आसपास आ जाती है। लेकिन जब वो पेंशन आता है तो ये मान के चलो कि आप जब पेंशन आ रहे हो, आपकी एज 37 साल है, आप उस 37 साल के अंदर घर आ गए, तो आपकी जो 40,000 बेसिक थी उससे 50% 20,000 आपकी फुल पेंशन होगी, 20,000। अब 20,000 के ऊपर आपको डीए मिलेगा 34%। आज की कैलकुलेशन बता रहा हूँ। अब वो 34% डीए मिलेगा तो 200 ढाई 2 तिया 6,800 जो हमारा डीए हो जाता है। 20,000 बेसिक और 6,800 डीए, इस तरह 26,800 आपकी फुल पेंशन होगी। दोस्तों अगर आप उस पर कंप्यूटेशन लेते हो मान लो 40%, अगर वो 26,800 का 40% निकाल दोगे तो आपकी पेंशन लगभग यानी कि 26,800 का 40% निकालोगे तो लगभग आपका यानी कि 4 6 की 24 4 7 28 0 6 यानी कि आपकी जो पेंशन जो आएगी लगभग 40% आप निकाल दोगे तो 50% अगर आप कंप्यूटेशन लेते हो तो आपका 26,800 का कितना होता है? 13,400। 50% कंप्यूटेशन ले, 10% और जोड़ दो उसमें, तकरीबन 15 से 16,000 आपकी पेंशन आएगी। दोस्तों जब आप प्रीमेच्योर आ रहे हो तो उस समय आपके ऊपर खर्चे बढ़ गए, क्योंकि आपका एजुकेशन अलाउंस बंद हो चुका है और आपके बच्चे पढ़ाई के लायक हो रहे हैं। अगर उस बच्चे को टेक्निकल एजुकेशन देना चाहते हो तो आपको यहाँ पर आकर के टेक्निकल एजुकेशन में बहुत सारा खर्च होता है। एजुकेशन आपका बच्चा नहीं किया है कि उस समय आपकी 37 साल की एज में लगभग बच्चा 16 से 17-18 साल का होगा, 10+2 में पढ़ रहा होगा या 10वीं 11वीं 12वीं के आसपास पढ़ रहा होगा। एजुकेशन का लोड आपकी बढ़ता है। अगर आपने सर्विस में रहते हुए मकान बना लिया तो ठीक है, नहीं बनाया तो जो आप पैसे लेके आए मकान में बना लगा दोगे। अगर आप यहाँ आकर के सेट हो गए, चलो अच्छा है आपको सर्विस मिल जाती है। मैं ये नहीं बोलता कि सारे ही आदमी एवरेज है, कुछ ऐसे ब्रिलियंट भी है जो आके बैंक की सर्विस कर लेते हैं, ले लेते हैं, एजुकेशन पूरी करके आते हैं, वो यहाँ आकर के सेम बेसिक पर लग जाते हैं। बैंक सिर्फ ओनली फॉर बैंक की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी किसी भी सर्विस में आपको वही बेसिक नहीं मिलती। अब आप यहाँ पर आकर के वो फौजी आदमी कहीं भी फॉर्म भरता है या प्राइवेट सेक्टर में जाता है तो प्राइवेट सेक्टर की कंडीशन ऐसी है, आपको कंप्यूटर आना चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपको मेल करने आने चाहिए।
ये सारी शर्तें हैं। और तब ये सब चीज़ आता है, और फिर आप कहीं गार्ड वगैरह में जाते हो या कहीं सुपरवाइजर में जाते हो तो वहाँ 16, 17, 18 हज़ार रुपये से ज़्यादा कोई नहीं देता। आपको एसओ सिक्योरिटी ऑफिसर ले लेंगे, वहाँ पर आपको 25 के करीब 25, 26, 27, 28, 29, 30 सैलरी मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए रैंक भी चाहिए, ग्रेजुएशन भी चाहिए, और ये सब चीज़ें प्रीमेचर डिस्चार्ज में होती नहीं। दूसरी बात, अगर कोई बहुत क्वालिफाइड आदमी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो सेना में भर्ती हो रहा है वो बेचारा गरीब आदमी है, गरीब ही सेना में भर्ती होता है। अब वो यहाँ पर आने के बाद उसके ऊपर खर्चे बढ़ गए। सिविलियन ये सोचता है इसके पास पता नहीं क्या है, ये फौजी है, इसको पता नहीं क्या मिला। ऐसा नहीं है, हमें बेवकूफ़ समझा जाता है। जब आप वहाँ पर जो हिसाब लगाते हो, यहाँ पर आने के बाद आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस सब खत्म हो गया। अब आपको जो 26,800 मैंने एवरेज बताई थी फुल पेंशन, उसका 50% या 40% आपने कंप्यूटेशन ले लिया तो 13 से 14 हज़ार रुपये आपके अकाउंट में आएंगे। अब वो 13-14 हज़ार रुपये अकाउंट में जो आएंगे, उससे आप क्या करोगे? घर का खर्च भी चलाना है, आपको बच्चों की एजुकेशन भी कराना है। अब उसके बाद आप कहीं से प्राइवेट सर्विस करते हो तो आपको जो है वहाँ 15-20 हज़ार रुपये मिल गए, तो आपका कितना हुआ? वहाँ जो आप 60 हज़ार ले रहे थे, यहाँ पर आकर के वो टोटल 30 हो गया। दोनों पेंशन और सर्विस जो आप प्राइवेट कर रहे हैं उसको मिला के प्राइवेट सेक्टर के अंदर, क्योंकि या तो आपके पास टेक्निकल एजुकेशन चाहिए, आप इंजीनियर हो, आप एमबीए हो, तो आप हो सकता है कहीं अच्छे सेट हो जाए, और इंजीनियरिंग आप प्राइवेट कर नहीं सकते क्योंकि वो टेक्निकल एजुकेशन आपको रेगुलर करना पड़ेगा। इसलिए मैं उन भाइयों को जो प्रीमेचर का ख्वाब लेकर के बैठे हैं कि मेरे को इतना पैसा मिल जाएगा, मैं यहाँ आकर ये कर लूँगा, कुछ भी करूँगा, ये है, तो ऐसा आपको मेरी ये राय है कि प्रीमेचर मत आए। देखो, प्रमोशन नहीं हुआ वो तो एक अलग मैटर है, सभी आदमी प्रमोट नहीं हो सकते, ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जब तक आप सर्विस कर रहे हो, मैं आपको राय दूंगा वहाँ पर आपकी एजुकेशन को बढ़ाओ। भले ही आपका प्रमोशन नहीं हुआ, 17 में आ रहे हो, वो एक मजबूरी है, आपको आना ही पड़ेगा। आप एक रैंक प्रमोशन लेके नायक बन गए, 22 साल करो, आप अपनी एजुकेशन को बढ़ाओ, वहाँ पर रहते हुए अपनी एजुकेशन को बढ़ाओ, क्योंकि सिविल जनता ये सोचती पता नहीं क्या लेके आया। यही चीज़ एक सरकारी सिविल सर्विस के अंदर एक नॉर्मल क्लर्क भर्ती होकर के वो 58 साल तक जाएगा तो उसकी बेसिक बढ़ती रहेगी, उसको सारे अलाउंसेस मिलते रहेंगे, उसकी तनख्वाह बढ़ती रहेगी, लास्ट तक बढ़ेगी, क्योंकि उसकी एज 58 तक है। एक फौजी आदमी प्रीमेचर आकर के 17 साल में 37 साल का घर आ जाता है, ना तो घर बैठने लायक होता है, और वो कहीं अगर उसको अच्छी सर्विस मिल गई तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सारे अच्छी सर्विस में नहीं जा सकते। फिर वो कुछ भी नहीं सरकारी ढूंढेगा तो ग्रुप डी के अंदर जाएगा। आप सपोज करो ग्रुप डी के अंदर आप चले गए, हरियाणा ग्रुप डी में चले गए, आपकी बेसिक 18,000 रुपये। अब 18,000 रुपये डीए, उसके ऊपर चिल्ड्रन अलाउंस थोड़ा बहुत करके इस तरह वहाँ 27-28 हज़ार आपकी हो जाएगी। जब वहाँ आप 60,000 ले रहे थे, आपका तब भी गुजारा हो रहा था। अगर वो 60,000 आप कंटिन्यूस प्रमोशन लेकर के आप करते तो शायद आप और आगे बढ़ जाते। अब दूसरी बात, सिविल जनता के दिमाग में ये आता है इसको दूसरी सर्विस मिल रही है, सरकारी सर्विस मिल रही है। ऐसा नहीं दोस्तों, क्योंकि हमने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट सर्विस में सेना के अंदर दिया है। एक सैनिक जिसको कुछ ज्ञान नहीं होता है, 17-18 साल की एज में भर्ती होता है, उसको दीन दुनिया का पता ही नहीं होता है, तब वो भर्ती होता है, वहाँ जाकर के वो एक लिमिटेड जगह के अंदर रहता है, उसका दिमाग विकसित नहीं हो पाता है। हाँ, अच्छे है, नॉलेज बहुत होती है, ग्राउंड वर्क उसका बहुत होता है, लेकिन आप यहाँ पर आकर के सिविल के अंदर जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो हमारी वहाँ पर नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा वो शेड्यूल एक अलग हो गया। आप फिजिकल वर्क वहाँ पर बहुत ज़रूरी है, फिजिकल फिट हो तभी तो आप सेना में हो, और फिजिकल अनफिट हो गए तो फौज आपको वापस कर देती है, क्योंकि सेना के अंदर सर्विस करने के लिए फिजिकल का होना बहुत ज़रूरी है। और आप जब फिजिकल करके आएंगे तो दोस्तों पढ़ाई आप नहीं कर सकते, क्योंकि थका हुआ शरीर रेस्ट मांगता है, आराम मांगता है। इसलिए मैं प्रीमेचर डिस्चार्ज जो दे के आते हैं उन फौजी भाइयों को खासकर ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप प्रीमेचर डिस्चार्ज ना दे। कैलकुलेशन आप वहाँ जो लगाते हो वो कैलकुलेशन नहीं है। यहाँ आओगे आप ये सोच के बैठते हो बैंक इतना ब्याज देता है। दोस्तों बैंक 4.8 अब हुआ है, नहीं तो 4.40
₹4.40 ₹100 पे 1 साल में ब्याज देता है, यानी कि 1 लाख पे आपको 4,400 रुपये 1 साल का ब्याज मिलेगा। कुछ ब्याज नहीं मिलता है, ये घटता बढ़ता रहता है, इस ब्याज से कुछ नहीं होता, ये भी टैक्सेबल ब्याज है। इसलिए मेरी प्रीमेचर डिस्चार्ज देने वाले फौजी भाइयों से खासकर ये विनती है कि प्रीमेचर डिस्चार्ज ना दें। आपका प्रमोशन नहीं हुआ वो अलग मैटर है, तब तक आप अपनी एजुकेशन को बढ़ा लें, आप नॉलेज गेन करें, आप पढ़ाई लें। ऐसा नहीं कि फौज के अंदर नॉलेज नहीं, फौजी आदमी बहुत ज़्यादा नॉलेज ले सकता है क्योंकि वो ग्राउंड में घुमा हुआ है, उसको भौगोलिक बहुत ज्ञान होता है। तो वो इन सब चीज़ों को, एजुकेशन को बढ़ाए, अपनी क्षमता को बढ़ाए, कंपटीशन के लिए तैयार होके आए, क्योंकि आपकी जो प्रमोशन नहीं हुआ तो लिमिटेड सर्विस है, उसमें आपको आना ही पड़ेगा। तो उसके लिए प्रिपेयर होके आए। प्रीमेचर वही आए जो ये सोचता है कि मैं सिविल में कंपटीशन के लिए तैयार हूँ, मैं हर टेस्ट क्लियर करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर भी आकर के एक सर्विसमैन कम नहीं है, बहुत हो रखे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए मैं विनती करता हूँ, प्रीमेचर जो आते हैं वो अपनी एजुकेशन, अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ा के आएँ, अपने क्षमता को बढ़ाएं, ताकि वो यहाँ आकर के सेट होने में आसान हो। जो एवरेज आदमी है वो अपनी सर्विस को पूरा ही करके आए, मेरा ऐसा मानना है। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी पर आधारित था। थैंक यू। मेरी ये चीज़ अच्छी लगे तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।